हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। टॉप रियल सिनेमा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं पुष्पा 2 द रूल मूवी को। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत होती है जापान के एक बंदरगाह पर, जहाँ पर इंडिया से एक लाल चंदन का कंटेनर वहाँ के डीलर की परमिशन के बिना जापान पहुँच जाता है। जब उस डीलर को इसकी खबर मिलती है तो वह अपने गुंडों के साथ बंदरगाह पर पहुंच जाता है। जब वर्कर कंटेनर को ओपन करते हैं तो उन्हें इस कंटेनर में चंदन की लकड़ियों के साथ साथ एक मजदूर भी मिलता है। वे सब हैरान थे, ये आदमी 45 दिन से इस कंटेनर में जिंदा कैसे है और यह इंडिया से जापान क्यों आया है। आगे हमें दिखाया गया है कि यह मजदूर कोई और नहीं बल्कि अपना भाई पुष्पा है। पुष्पा यानी पुष्पराज। जैसा कि हमने पुष्पा के फर्स्ट पार्ट में देखा था, पुष्पा सिंडिकेट का लीडर बन चुका था। अब तमिलनाडु से चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा भी पुष्पा की मर्जी के बिना दुनिया तो क्या इंडिया में भी कोई सप्लाई नहीं कर सकता था। पुष्पा जापान भी इसलिए ही आया है क्योंकि एक बायर पुष्पा से माल खरीदने के बावजूद भी पेमेंट पुष्पा तक नहीं पहुंचाता। पुष्पा अपने असूलों का पक्का है, वह अपने माल की पाई वसूलना जानता है। यहाँ पर पुष्पा और जापानियों के बीच एक जबरदस्त फाइट सीन होता है, लेकिन आखिर में एक गुंडा पुष्पा के बाएं कंधे पर गोली मार देता है, जिससे पुष्पा समुद्र में जा गिरता है और वह डूबते हुए अपने बचपन के फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां पर उसके दोस्त उसे नाजायज करार देते हुए तालाब से बॉल लाने के लिए बोलते हैं। वह बचपन से ही अपने भाइयों द्वारा अपने खानदान के नाम से वंचित रखा गया था और अचानक सीन शिफ्ट होता है, जैसे पुष्पा ने यह सब एक डरावने सपने की तरह देखा हो। तो यह सब सपना था या हकीकत, यह हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि पुष्पा के मजदूर जंगल में चंदन काटने जा रहे थे, जिनके बीच मजदूर बनकर एसपी शेखावत भी जंगल में जाता है। जब सारे मजदूर अपने अपने चंदन का हिसाब लगवा रहे होते हैं, तभी एसपी शेखावत अपने असली रूप में आ जाता है और उसने जंगल के चारों तरफ पहले ही पुलिस की टुकड़ियां लगा रखी थी। मजदूर चंदन के साथ शेखावत के हाथ लग जाते हैं, जिसके बाद वह मजदूरों को मार मार कर पुष्पा का नाम उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। जब पुष्पा को पता लगता है उसके 230 मजदूर चंदन के साथ शेखावत के हाथे चढ़ चुके हैं, तो वह पुलिस स्टेशन जाता है और हम देखते हैं कि शेखावत अपने असिस्टेंट के साथ उस टाइम बाहर गया होता है। दोस्तों, पुष्पा की खास बात यह भी है कि वह चंदन के साथ साथ अपने मजदूरों को भी बहुत प्यार करता है, जिस कारण पुष्पा का एक एक मजदूर पुष्पा के लिए अपनी जान तक भी देने को तैयार रहता है। इन्हीं मजदूरों में से एक सीनू नाम के मजदूर की उसी दिन शादी होती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुष्पा इंस्पेक्टर से बोलता है कि सीनू को छोड़ दो। इंस्पेक्टर शेखावत के डर की वजह से यह करने से साफ मना कर देता है, लेकिन कुछ बात करने के बाद में इंस्पेक्टर सीनू को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। फिर पुष्पा देखता है कि शेखावत और बाकी पुलिस वालों ने मजदूरों की बहुत पिटाई की थी ताकि वह पुष्पा का नाम उगल दे, लेकिन सारे मजदूर बताते हैं कि उन्होंने मार खाई लेकिन पुष्पा का नाम अपनी जुबान तक नहीं आने दिया। पुष्पा मजदूरों की यह लॉयल्टी देखकर पुलिस स्टेशन के हर एक पुलिस वाले को खरीद लेता है। उतना वे सब अपनी नौकरी से जीवन भर में कमाते, वह उन सबको उतना पैसा वन टाइम में पेमेंट कर देता है और आज ही सबको रिटायरमेंट दे देता है। सब पुलिस वाले खुशी खुशी स्टेशन खाली कर देते हैं और पुष्पा अपने मजदूरों को लेकर चला जाता है। ब्रेक से लौटकर जब शेखावत पूरे पुलिस थाने को खाली देखता है तो उसे अपनी एक और करारी हार का एहसास होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का एमएलए सिद्धप्पा स्टेट के सीएम से मिलने जा रहा है और एमएलए पुष्पा का खास दोस्त भी है, क्योंकि एमएलए भी सिंडिकेट का मेंबर है। जाने से पहले वह पुष्पा को भी इस मीटिंग में चलने के लिए कहता है। जब पुष्पा की वाइफ श्रीवल्ली को पता लगता है कि पुष्पा सीएम से मिलने जा रहा है, तो वह पुष्पा से सीएम के साथ एक फोटो खिंचवाने को बोलती है, ताकि वह उसे अपने घर में लगा सके और अपने लोगों को बता सके कि उसके पति का सीएम के साथ उठना बैठना है। इस बात पर पुष्पा हंसकर श्रीवल्ली को प्रॉमिस कर देता है कि वह सीएम के साथ वाली फोटो श्रीवल्ली को लाकर देगा। जब एमएलए सिद्धप्पा और पुष्पा सीएम से मिलने जाते हैं तो एमएलए सीएम से पुष्पा के बारे में बताता है और वह सीएम के साथ एक पुष्पा की फोटो को बोलता है, लेकिन सीएम फोटो खिंचवाने से साफ मना कर देता है, जिससे उसकी इमेज खराब ना हो। फिर एमएलए सीएम से बताता है कि यह पुष्पा की वाइफ की एक ख्वाहिश थी कि आपके साथ उसका एक फोटो हो। इस पर सीएम पुष्पा की और उसकी वाइफ की बेइज्जती करता है और पुष्पा की कंपेयर अपने जूतों से कर देता है। पुष्पा को अपनी बेइज्जती का बुरा नहीं लगता, लेकिन सीएम ने श्रीवल्ली की बेइज्जती की थी, जो कि पुष्पा को अंदर से हिला देती है। सीएम दफ्तर से बाहर आकर पुष्पा सिद्धप्पा को एक ऑफर देता है कि अगर तुम सीएम बन गए तो क्या तुम मेरे साथ फोटो खिंचवाओगे। सिद्धप्पा तुरंत हाँ बोल देता है, लेकिन सिद्धप्पा पुष्पा को बोलता है कि मैं सीएम कैसे बन सकता हूँ, उसके लिए बहुत पैसा लगेगा। पुष्पा बोलता है कितना। सिद्धप्पा जवाब देता है कम से कम 100 करोड़। पुष्पा सिद्धप्पा को 500 करोड़ देने का बोलता है और अगली 24 जुलाई को नया सीएम बनने के लिए तैयार रहने के लिए भी बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं सिद्धप्पा दिल्ली जाकर पार्टी हेड प्रताप रेड्डी से मिलता है, लेकिन प्रताप रेड्डी समझ जाता है कि सिद्धप्पा में इतनी हिम्मत नहीं है, जरूर इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। इधर पुष्पा प्रताप रेड्डी के भाई से मिलता है और 5 करोड़ रुपए सिर्फ प्रताप रेड्डी से बात कराने के लिए उसे गिफ्ट कर देता है। जब प्रताप रेड्डी और पुष्पा की बात होती है, फोन पर बात करते करते ही पुष्पा प्रताप रेड्डी के ऑफिस में एक सोफा भिजवाता है जिसमें 25 करोड़ रुपए होते हैं। पुष्पा की हिम्मत और ताकत देखकर प्रताप रेड्डी सिद्धप्पा को अगला सीएम बनाने के लिए राजी हो जाता है। अब पुष्पा 500 करोड़ रुपए बनाने के लिए कुछ बड़ा प्लान करता है। उसे मालूम था जो माल मंगल श्रीनु 1 टन के लिए 50 लाख में बेचता था, वही माल वह डायरेक्ट मंगल श्रीनु को 1.5 करोड़ में बेच सकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में उसी 1 टन चंदन को वह 2.5 करोड़ में भी बेच सकता है।
आगे पुष्पा एक इंटरनेशनल बायर को ढूंढ लेता है और डील डन होती है 2000 टन चंदन को सप्लाई करने की। यह डील नोटों की बारिश तो करने वाली थी, लेकिन 2000 टन लाल चंदन इकट्ठा करना बेहद मुश्किल भी था, तो वह अपने मजदूरों की तादाद बढ़ा देता है और इंडिया में जितने भी चंदन के सिंडिकेट मेंबर थे सबसे लाल चंदन भिजवाने के लिए बोलता है। पुष्पा किसी से 100 टन तो किसी से 150 टन लाल चंदन अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर देता है। आगे हम देखते हैं कि पुष्पा की इस डील के बारे में शेखावत और मंगल श्रीनु को भी पता लग जाता है। शेखावत एक सिंडिकेट मेंबर का माल पकड़कर उसे जला देता है, यहाँ तक कि शेखावत उस सिंडिकेट मेंबर को मार भी देता है ताकि सिंडिकेट के सभी मेंबर पुष्पा का साथ छोड़कर अपनी जान की परवाह भी करें और उससे डरने लगे। होता भी यही है। जब मरने वाले सिंडिकेट मेंबर के दाह संस्कार पर सभी सिंडिकेट मेंबर इकट्ठा होते हैं तो सभी एमएलए से सिंडिकेट लीडर को बदलने की मांग करते हैं। एमएलए समझ गया था कि यह सब मंगल श्रीनु और शेखावत की चाल है। अगले दिन एमएलए शेखावत के ऑफिस जाता है जिससे कि पुष्पा और शेखावत के बीच समझौता हो जाए, लेकिन शेखावत बताता है कि उसने मुझे नंगा किया था जिसका बदला वो लेकर रहेगा। सिद्धप्पा पूछता है कि क्या चाहते हो पुष्पा से तुम। शेखावत कहता है कि पुष्पा मुझे आकर सॉरी बोले तो मामला यहीं पर रफा दफा हो जाएगा और जैसा पहले चल रहा था वैसा ही आगे चलता रहेगा। एमएलए पुष्पा को सिंडिकेट बचाने के लिए शेखावत से सॉरी बोलने को कहता है। एमएलए श्रीवल्ली और अपने दोस्त के कहने पर पुष्पा शेखावत को सॉरी बोलने के लिए राजी हो जाता है। अगली रात एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें सिंडिकेट के सभी मेंबर होते हैं और उस टाउन के बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। पुष्पा ना चाहते हुए भी शेखावत को सॉरी बोलने आता है जिससे शेखावत को बहुत खुशी होती है, लेकिन पार्टी से लौटते वक्त पुष्पा को शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि पुष्पा किसी के आगे नहीं झुकता। पुष्पा बीच रास्ते से ही लौट जाता है और शेखावत की गाड़ी को ठोक देता है जिससे शेखावत सीधे स्विमिंग पूल में जा गिरता है और उसी पूल में पुष्पा मूतने लगता है। वह शेखावत को कहता है कि वह उसके सामने नहीं झुकने वाला, जिससे शेखावत की ओर चल जाती है। वह पुष्पा को धमकी देता है कि तुझे फिर से मजदूर बनाकर छोड़ूंगा। इस पर पुष्पा शेखावत को सीधा चैलेंज करता है कि सोमवार के दिन सुबह के टाइम वह अपना 2000 टन माल बॉर्डर पार लेकर जाएगा। अगर तूने मेरा माल पकड़ लिया तो वह सब कुछ छोड़कर फिर से मजदूर बन जाएगा, लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। अब दिन आता है सोमवार का। शेखावत राज्य के चारों तरफ नाकाबंदी लगा देता है और वो देखता है कि सड़क के साइड में जा रही नदी का पानी बहुत कम है। उसे आइडिया आता है कि पुष्पा नदी के रास्ते से भी अपना माल ले जा सकता है और होता भी यही है। पुष्पा का दोस्त और उसके तमाम ड्राइवर कई ट्रकों से लदे लाल चंदन को नदी के रास्ते रामेश्वर बॉर्डर तक ले जा रहे होते हैं। शेखावत को यह पता चल जाता है। शेखावत और उसकी टीम ट्रकों का पीछा करते हैं, लेकिन शेखावत की टीम नदी में ही फंस जाती है। शेखावत फिर भी हार नहीं मानता और वह दूसरे रास्ते से जाकर ट्रकों का पीछा करता है। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारी बैलगाड़ी दूसरे रास्ते से जा रही होती हैं और इसी का फायदा उठाकर शेखावत बैलगाड़ियों से आगे का रास्ता ब्लॉक कर देता है और पुष्पा का सारा माल पकड़ लेता है। अगले रोज मंगल श्रीनु और शेखावत इस जीत पर खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मंगल श्रीनु शेखावत को बताता है कि यह लाल चंदन नहीं बल्कि लाल चंदन जैसी दिखने वाली दूसरी लकड़ी है। इस पर शेखावत अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उस सारे माल को आग लगा देता है। और दोस्तों यहाँ हमें दिखाया गया है कि एसपी शेखावत खुद भी इसी गोडाउन में लकड़ियों के साथ खुद को जला लेता है। लेकिन दोस्तों एसपी शेखावत की मौत इस पार्ट में कंफर्म नहीं की गई है, जिससे लगता है कि शेखावत पार्ट 3 में फिर से दिख सकता है। आगे हमें दिखाया गया है कि पुष्पा 2000 टन लाल चंदन इंटरनेशनल बायर को सेल कर देता है, जिससे करोड़ों रुपए की बारिश होती है और सिद्धप्पा को वह 24 जुलाई जो डेट उसने तय की थी उसी डेट पर राज्य का सीएम बना देता है। सिद्धप्पा सीएम बनते ही पुष्पा के घर आता है और श्रीवल्ली और पुष्पा की मां के साथ अपना एक फोटो खिंचवाता है। सिद्धप्पा पुष्पा से पूछता है कि मुझे यह तो समझ में आया कि तुमने श्रीवल्ली की फोटो वाली बात पर मुझे सीएम बनाया है, लेकिन तुमने मुझे सीएम 24 जुलाई की डेट पर ही क्यों बनाया। तो पुष्पा कहता है कि 24 जुलाई को मेरी श्रीवल्ली का जन्मदिन होता है और वह अपनी बाइकों के लिए कुछ भी करेगा। आगे हम देखते हैं कि पुष्पा के गांव में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसमें पुष्पा और उसकी वाइफ मंदिर में पूजा करने आते हैं और इसी मंदिर में पुष्पा के दोनों सौतेले भाई भी अपनी फैमिली के साथ आते हैं। यहाँ पर अचानक ही श्रीवल्ली बेहोश हो जाती है, जिसके बाद गाँव की औरतें और पुष्पा की माँ श्रीवल्ली को संभाल लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है और पुष्पा बाप बनने वाला है, जिसकी खुशी में पुष्पा काली माता की ड्रेस पहनकर खूब डांस करता है। इसी डांस के बीच कुछ लड़के भी काली माता की ड्रेस में हैं। वे पुष्पा की भतीजी के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, जो कि पुष्पा देख लेता है। पुष्पा की भतीजी हमेशा ही पुष्पा को पुष्पा चाचा कहकर बुलाती है और पुष्पा भी उसे बहुत प्यार करता है। तो पुष्पा उन गुंडों की तबीयत से कुटाई करता है, लेकिन इतना करने पर भी उसका बड़ा भाई पुष्पा को सुनाने लगता है कि तू कितना भी कुछ कर ले लेकिन हमारे खानदान का हिस्सा नहीं बन सकता, कभी भी हमारे खानदान का नाम तुझे नहीं मिलेगा। यह सब श्रीवल्ली को बर्दाश्त नहीं होता और वह पुष्पा के भाई को खरी खोटी सुनाती है कि पुष्पा खुद एक ब्रांड है, उसे किसी खानदान के नाम की जरूरत भी नहीं है। ऐसा कहकर वह पुष्पा के साथ घर लौट जाती है। उसके बाद हम देखते हैं पुष्पा का भाई उन गुंडों के सर मुंडवाकर उन्हें गधों पर बिठाकर शहर के बीच घुमाता है, जिस कारण कुछ दिन बाद कुछ गुंडे पुष्पा की भतीजी को कंप्यूटर क्लास से लौटते वक्त किडनैप कर लेते हैं और पुष्पा के भाई से 2 करोड़ की डिमांड भी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पा की भाभी पुष्पा के घर पर मदद मांगने आती है, जिसके बाद वह पुष्पा को सब कुछ बताती है। पुष्पा सीधे अपने आदमियों को लेकर मीडिया हाउस जाता है और खुद का लाइव टेलीकास्ट करता है कि 1 घंटे के भीतर उसकी भतीजी को सही सलामत जहाँ से उठाया था वहीं पर छोड़ दो, वरना पुष्पा उन्हें अपने हाथों से छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा। जिन गुंडों ने पुष्पा की भतीजी को किडनैप किया था उनमें से एक लड़का सीधे पुष्पा को फोन करता है। वह पुष्पा से बताता है कि उसकी भतीजी उसके पास है। वह एक एड्रेस देता है और पुष्पा को अकेले पैसे लेकर आने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुष्पा का लाइव टेलीकास्ट देखकर
प्रताप रेड्डी दिल्ली से सीधे तमिलनाडु आ जाता है। इसकी वजह यह भी थी, जिस लड़के ने पुष्पा की भतीजी को उठाया था वह प्रताप रेड्डी के भाई की इकलौती औलाद है और यह वही है जिसे त्योहार की रात सर मुंडवाकर गधे पर बैठाकर घुमाया गया था। प्रताप रेड्डी सिद्धप्पा से पुष्पा के बारे में पूछता है तो वह प्रताप से उसकी भतीजी के किडनैपिंग केस के बारे में बताता है। प्रताप सिद्धप्पा को बताता है कि उसकी भतीजी को किडनैप करने वाला प्रताप रेड्डी का भतीजा ही है। पुष्पा को बोल इस मामले से दूर रहे। यह सुनकर पुष्पा प्रताप के साथ साथ सिद्धप्पा को भी खरी खोटी सुना देता है और प्रताप के भतीजे के दिए गए एड्रेस पर अकेला ही हेलीकॉप्टर से पहुंच जाता है। पुष्पा वहां पर मौजूद सभी गुंडों से बोलता है कि लड़की को सही सलामत लौटा दो, मैं चला जाऊंगा। पर वे पुष्पा के सामने ही उसकी भतीजी के कपड़े फाड़ने लगते हैं। पुष्पा के हाथ पांव बंधे होते हैं, फिर भी वह एक एक को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। पुष्पा के दोस्त भी वहां पहुंचते हैं। सब चाहते हैं कि पुष्पा और प्रताप रेड्डी के बीच कोई भी लफड़ा ना हो। पुष्पा ने भी प्रताप रेड्डी के भतीजे को सही सलामत बचने का एक मौका दिया था, पर वह नहीं माना, जिसके बदले में पुष्पा प्रताप रेड्डी के भतीजे को जान से मार देता है। प्रताप रेड्डी का भाई भी वहां पहुंच जाता है। अपने बेटे को मरा देखकर वह भी वही गलती करता है। वह पुष्पा की भतीजी को अपने साथ ले जाने लगता है और वह पुष्पा से कहता है कि मैं इसकी इज्जत रोज उतारूंगा। पुष्पा काली माता का त्रिशूल उठाता है और प्रताप रेड्डी के भाई को भी जान से मार देता है। पुष्पा की बहादुरी और दरियादिली को देखकर पुष्पा का भाई कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर पुष्पा के घर आता है और अपनी गलतियों के लिए पुष्पा और उसकी मां से माफी मांगता है। अब हमें यहाँ पर दो सीन दिखाए गए हैं, जिसमें एक सीन प्रताप रेड्डी के घर का है और दूसरा सीन पुष्पा के भाई के घर का। प्रताप रेड्डी एक तरफ अपने भाई और भतीजे की मौत पर श्राद्ध समारोह रखता है। वहां पर सभी सिंडिकेट मेंबर शामिल हुए हैं और एक तरफ पुष्पा की भतीजी की शादी पर पुष्पा का पूरा परिवार इकट्ठा है। दोस्तों उसके बाद दोनों घरों पर एक एक गिफ्ट पहुंचता है और लास्ट में हमें दिखाया गया है कि एक मास्कमैन विलन कंट्रोलर का बटन दबाता है और एक तेज धमाका होता है। अब ये धमाका दोनों घरों में से किसके घर पर हुआ है और यह मास्कमैन विलन कौन है, यह पता हमें चलेगा पुष्पा के पार्ट 3 में। और इसी के साथ मूवी पुष्पा 2 द रूल एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।